60 साल वालों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 2025-26 यानी कि असेसमेंट ईयर 2026-27 की आईटीआर भरने की जरूरत खत्म हो गई है। सरकार द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। कई लोगों का मानना है कि उन्हें आईटीआर नहीं भरनी है। अगर उनकी एज 60 वर्ष या उससे ज्यादा है तो सरकार ने उन्हें छूट दे दी है। उनकी इनकम 12 लाख के अंदर है तो उन्हें आईटीआर भरने की कोई भी जरूरत नहीं है। कई लोगों का हमारे पास कॉल आता है जो सीनियर सिटीजन होते हैं, पेंशनर होते हैं, 60 साल से ज्यादा जिनकी एज होती है, उनका यह कहना होता है कि हमारी इनकम तो 4 लाख है, 5 लाख है, 6 लाख रुपए है, हमें आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। जरा हमें इसके बारे में समझाइए, बताइए क्या हमें आईटीआर भरना है, नहीं भरना है। कई लोगों को यह गलत फहमियां है कि 12 लाख रुपए तक की इनकम सरकार ने जो माफ करी है बजट 2025 में, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको आईटीआर के लिए भी एग्जम्पशन दिया गया है। सिर्फ 2 केस है जहां पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में एग्जम्पशन मिलता है, उसके अलावा कहीं पर भी आपको एग्जम्पशन नहीं मिलता है। 12 लाख का ये जो फॉर्मूला आप लेकर चल रहे हैं ये आप भूल जाइए। अगर आपकी इनकम 12 लाख के अंदर भी है तो भी आपको आईटीआर फाइल करनी है, भले ही आप 60 वर्ष या उससे ज्यादा हैं, सीनियर सिटीजन है, पेंशनर है, वरिष्ठ नागरिक है, महिला है, पुरुष है, कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। जिस तरह से एक आम नागरिक को फायदा मिलता है जो नॉन सीनियर सिटीजन होता है, वही फायदा, वही लाभ, वही रूल, वही एक्ट आप पर भी लागू होता है। लेकिन कई लोग इसको मानते नहीं हैं और वो अपनी आईटीआर नहीं भरते हैं। उनकी इनकम कई बार एकदम कम होती है, जीरो होती है, लेकिन वो कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है, लेकिन वो इस चीज को इग्नोर कर देते हैं और जब नोटिस आती है तब वो दर बदर भटकते हैं कि इस नोटिस का किसी तरह से हल जो है वो निकाल लिया जाए। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जहां पर आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाएगा। जहां पर आपकी लिमिट सरकार ने रखी है उस लिमिट से अंदर भी इनकम है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना है। हालांकि वो लिमिट 12 लाख की नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। जो लोग ये गलतफहमी पाल के रखे हैं कि 12 लाख तक की इनकम के अंदर हमें ना कोई टैक्स देना है और ना ही कोई आईटीआर भरनी है, वो गलतफहमी आज आपकी दूर होने वाली है। ध्यान रखिएगा, अगर आप 60 वर्ष या उससे ज्यादा है, आईटीआर आपको भी फाइल करनी पड़ सकती है। 2 केस मैंने आपको बताया, 2 केस मैं आपको बताऊंगा जहां पर आपको आईटीआर फाइल बिल्कुल भी नहीं करनी होगी। सरकार ने ये आपको बेनिफिट दिया है, लेकिन उसके अलावा अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कुछ भी ऐसा करते हैं जहां पर आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में 60 वर्ष से ज्यादा वालों के लिए क्या सच में आईटीआर खत्म हो गई है, क्या सच में उन्हें आईटीआर नहीं भरना होता है। 12 लाख के अंदर इनकम है, क्या फायदा, क्या बेनिफिट आपको मिलता है, यह जानना आपके लिए जरूरी है। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी और एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना हो या फिलहाल अभी लोगों को नोटिस आ रही है 143(2) की, उस नोटिस का अगर जवाब देना है तो आप दिए गए नीचे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस मैच्योरिटी क्रेडिट। सर ये क्या होता है? कई बार हमारे पोस्ट ऑफिस में हम पैसा जमा करते हैं, बैंक में जमा कर देते हैं या पोस्ट ऑफिस की स्कीम में पैसा जमा करते हैं, जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गई, पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम हो गई, या आपकी एनएससी स्कीम है, कहीं पर भी आप पैसा जमा कर रहे हैं, या एमआईएस स्कीम है। ध्यान रखिएगा, अगर ये पैसा आपने जो भी जमा करवाया है, अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अगर उसकी मैच्योरिटी आ जाती है फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, यानी कि असेसमेंट ईयर 26-27 में, या फिर आपने पिछले साल
पैसा जो है वो विड्रॉ कर लिया और सेविंग अकाउंट में मंगा लिया है, तो इस केस में ध्यान रखिएगा, भले ही आपको कोई भी इनकम नहीं हो या बिलो लिमिट भी क्यों ना हो, आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी है। आइए समझते हैं कैसे। एक प्रोविजन है जहां पर दिया गया, अगर आपकी टोटल क्रेडिट यानी इनकम साइड, चाहे वो बैंक में हो चाहे वो पोस्ट ऑफिस में हो, सेविंग बैंक अकाउंट, अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो क्रेडिट साइड जो इनकम मानी जाती है, ट्रांजैक्शन माने जाते हैं, क्रेडिट मानी जाती है। बैंक हो या पोस्ट ऑफिस हो, अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा पैसा जमा कर दिया आपने या कहीं से पैसा आ गया, फिर वो चाहे पोस्ट ऑफिस की मैच्योरिटी भी क्यों ना हो। ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर यहां पर हम बात कर रहे हैं 25-26 की, आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। कई लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं एंड अपनी आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। बाद में जब वो फाइल करते हैं या बाद में जब नोटिस आती है तो उन्हें पेनल्टी देनी पड़ सकती है। ध्यान रखिएगा, 1000 रुपया और 5000 की पेनल्टी रखी गई है, तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। अच्छा, आईटीआर ना फाइल करने का दूसरा जो है आपको नुकसान होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको पोस्ट ऑफिस द्वारा अगर कोई मैच्योरिटी आ रही है या आप पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, प्री मैच्योर विड्रॉ कर रहे हैं, समय से पहले अगर किया है और आपने 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच में पैसा आया है, अगर आपके क्रेडिट आया है, ट्रांसफर होके क्रेडिट साइड में आया है सेविंग अकाउंट में, जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का पैसा हो गया, एफडी का पैसा हो गया, अच्छा बैंक में करा या पोस्ट ऑफिस में किया हुआ है, एनएससी हो गई, एमआईएस हो गया, तो ध्यान रखिएगा आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे सीनियर सिटीजन का मैच्योरिटी पैसा 30 लाख रुपया जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का, वो आपके सेविंग अकाउंट में आ गया। मान लीजिए ये आपको आया है 15 जुलाई को। फिर आपका पोस्ट ऑफिस एफडी मैच्योरिटी थी, उसका भी पैसा आ गया, ये आपको आया 30 सितंबर को 15 लाख रुपए। फिर एमआईएस की मैच्योरिटी भी आ गई, इसका भी पैसा आ गया 9 लाख रुपया, ये आपको आया फरवरी महीने में। अच्छा, ये 3 तो आया, साथ में आपको कुछ ब्याज भी मिला है 2.5 लाख रुपया। तो टोटल 4 ट्रांजेक्शन हमारे यहां पर हुए हैं, एक तो 30 लाख रुपया, 15 लाख रुपया, 9 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया। टोटल आपके क्रेडिट साइड में कितना आया बैंक के? 56,50,000 रुपये। कितना हमें चाहिए था ट्रांजेक्शन में? 50 लाख, यानी 50 लाख से क्रॉस कर गया है ये। अच्छा, भले ही आपके क्रेडिट साइड में इनकम आई हो या प्रिंसिपल अमाउंट आया हो, प्रिंसिपल अमाउंट नॉर्मली नॉन टैक्सेबल होता है। अच्छा, ब्याज जो होता है वो आपका टैक्सेबल होता है। तो अगर आपका जो टैक्सेबल पार्ट है, इंटरेस्ट मान लीजिए 2.5 लाख भी क्यों ना है, यानी ये आपकी इनकम हो गई 2.5 लाख रुपए। अच्छा, आपको एक नियम मालूम है, 4 लाख के अंदर इनकम है तो उस केस में आपको आईटीआर नहीं भरना है। तो यहां पर तो कितना है? 2.5 लाख रुपया है, या हो सकता है 0 भी हो जाए। लेकिन क्योंकि आपके जो ट्रांजैक्शन है 30 लाख, 15 लाख, 9 लाख और ये 2.5 लाख, इन चारों को मिलाकर 50 लाख से ज्यादा है, आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। कई लोग इस चीज को स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान हो सकता है। ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल अमाउंट पे यानी 30 लाख, 15 लाख, 9 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सिर्फ यहां पर आपके जो ट्रांजैक्शन है वो कंसीडर करे जाएंगे सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट कैलकुलेट करते वक्त। अच्छा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैलकुलेट करेगा? नहीं, ये आपको खुद को करना होगा। अगर आप ये नहीं करोगे, कभी भी नोटिस आएगी, बैंक स्टेटमेंट मांगा जाएगा, चेक किया जाएगा, अगर पकड़ा गया तो उस केस में आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। ध्यान रखिएगा, टोटल इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हमारी रखी गई है सरकार ने 4 लाख रुपए। भले ही इससे कम आपकी इनकम है 2.5 लाख, टैक्स नहीं देना है, लेकिन आईटीआर फाइल तो आपको करना होगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, 50 लाख से कम का पैसा जो है वो आप सेविंग अकाउंट में मंगवाएं, चाहे वो पोस्ट ऑफिस एफडी हो, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का पैसा हो। अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं तो ध्यान जरूर रखें 50 लाख से कम पैसा हो, अदरवाइज आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाएगा। दूसरा ट्रांजैक्शन आ जाते हैं, इसको भी लोग जो है वो इग्नोर कर देते हैं।
आपका टीडीएस और टीसीएस जो है वो कटा है लगभग 50,000 रुपया या उससे ज्यादा, तो इस केस में भी आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी होगा। ध्यान रखिएगा, टीडीएस डिडक्ट हुआ है। टीडीएस किस पे डिडक्ट होता है? पेंशन इनकम पर, सेविंग के ब्याज पर, एफडी के ब्याज पर, सीनियर सिटीजन इनकम पर, रेंट इनकम पर आपका टीडीएस डिडक्ट होता है। अच्छा, टीसीएस अगर कलेक्ट किया गया है, फॉरेन रेमिटेंस पैसा मंगवाया है, फॉरेन करेंसी परचेज करिए, फॉरेन ट्रैवल किया था या कार परचेज करिए, तो वहां पर भी आपका टीसीएस कलेक्ट होता है जो आपके आईटीआर में शो होता है। अगर ये टीडीएस और टीसीएस दोनों कंबाइन मिलाकर अगर देखें, टोटल देखेंगे 50,000 से ज्यादा हुआ, तो इस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको यहां पर 50,000 से ज्यादा का अगर टीडीएस टीसीएस दोनों मिलाकर अगर रिसीव हुआ है, तो उस केस में आईटीआर फाइल करना है, भले ही आपकी इनकम 4 लाख से अंदर भी क्यों ना। एग्जाम्पल के तौर पे बैंक ने टीडीएस काटा 45,000 और फॉरेन रेमिटेंस पे टीसीएस कटा है, एजुकेशन मेडिकल पर्पस के लिए आपने पैसा जो है वो दिया है, तो उस केस में 8,000 रुपया, तो टोटल टीडीएस मिलाकर टीसीएस मिलाकर 53,000 रुपये हुए। 50,000 से ज्यादा है, आईटीआर जरूर फाइल करें। टीडीएस ऑन रेंट रिसिप्ट मान लीजिए 30,000 कटा है, एफडी इंटरेस्ट पर 25,000 रुपये, और ऑनलाइन पेमेंट या कुछ आपने कोई भी चीजें परचेज करी है 5,000 का, ये कटा है। टोटल टीडीएस यहां पर कटा है, टीसीएस मिलाकर 60,000, यहां पर भी आईटीआर फाइल करना आपके लिए जरूरी होगा। तीसरा आ जाता है कैश डिपॉजिट अगर आप कर देते हैं, फिक्स डिपॉजिट में, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, आरडी में। ध्यान रखिएगा, कैश डिपॉजिट अगर आप कभी करते हैं या पोस्ट ऑफिस की कोई भी स्कीम हो, जैसे एक केस मेरे पास आया जहां पर एनएससी के अंदर 45 लाख रुपए, 45 से 50 लाख रुपए जो है वो जमा किए थे, हालांकि वो बैंक ट्रांसफर से किए थे, कैश डिपॉजिट नहीं किया गया था, उसके बावजूद भी यहां पर रिपोर्टिंग जो है पोस्ट ऑफिस द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर दी गई, और एआईएस में वो सारे डिपॉजिट पैसे जो थे वो रिफ्लेक्ट हो रहे थे कि एनएससी में पैसा डिपॉजिट हुआ है। तो ये ना समझे कि कैश है तो ही रिपोर्ट होगा। अगर आपने लार्ज अमाउंट ट्रांजैक्शन किया है तो कई बार पोस्ट ऑफिस बैंक जो है वो रिपोर्ट कर देती है, कैश को तो करती है, लेकिन कई बार ऑनलाइन भी आपका जो ट्रांजैक्शन है वो भी रिपोर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि स्टाफ वालों को नियम ज्यादातर जल्दी से पता नहीं होते हैं, तो वो देखते हैं कि भाई ज्यादा अमाउंट का ट्रांजैक्शन है तो वो रिपोर्ट कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैश में हो या ज्यादा हाई अमाउंट में हो तो वो आपको मेंटेन करके चलना है। और अगर आप, अच्छा चलो आप करते भी हैं तो आपके पास प्रॉपर सोर्स, प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो कोई दिक्कत कभी भी नहीं आएगी, भले वो कैश में भी क्यों ना हो। ध्यान रखिएगा, अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा, तो बैंक एफडी में करते हैं, पोस्ट एफडी या फिर रिकरिंग डिपॉजिट सीनियर सिटीजन अकाउंट में, एनएससी अकाउंट में, तो बैंक और पोस्ट ऑफिस जो है वो आपकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देता है। अच्छा, ये रिफ्लेक्ट कहां पर होता है? एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट एआईएस और टीआईएस में। ध्यान रखिएगा, जो भी एफडी हो गई पोस्ट ऑफिस में, बैंक में, सीनियर सिटीजन में, जो भी पैसा आपने जमा करा है ये टैक्सेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन जो भी इंटरेस्ट है वो आपका टैक्सेबल है। लेकिन ध्यान रखिएगा, दोनों चीजें रिपोर्ट होती है। इंटरेस्ट तो आपका 1 रुपए का भी क्यों ना हो रिपोर्ट होगा, साथ में पैसा अमाउंट डिपॉजिट जो किया है वो भी आपका रिपोर्ट कर दिया जाएगा। कोई रिलैक्सेशन यहां पर आपको नहीं मिलेगा। आईटीआर आप जरूर फाइल करें क्योंकि आपने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किया है। अगर आप लार्ज डिपॉजिट करते हो, रिपोर्ट अगर हो जाता है, तो आईटीआर ना फाइल करने के आपको नुकसान हो सकते हैं। आईटीआर ना फाइल करोगे तो उस केस में मिसमैच नहीं होगा, सिस्टम नोटिस ट्रिगर कर देगा कि आपके आईआईएस के अंदर तो हाई वैल्यू लार्ज डिपॉजिट हुआ, लेकिन आपने आईटीआर 0 की फाइल करी या फाइल ही नहीं करी है, तो इस केस में मिसमैच होने की वजह से आपको नोटिस आ सकता है। एक्सप्लेनेशन फिर आपको देना पड़ेगा, फिर नोटिस का आपको जवाब देना पड़ेगा, तो वो कई सारे हेडेक होते हैं। इससे अच्छा आईटीआर आप जरूर फाइल करें। तो अगर मिसमैच हुआ तो इस केस में नोटिस आ सकता है, और नोटिस के आने पर आपको सोर्स जो है वो एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। तो सबसे बेस्ट है आईटीआर फाइल कर ले। तो ध्यान रखिएगा, कई बार आप कैश डिपॉजिट कर देते हैं, हल्के में ना ले। यहां पर आपका जो कैश डिपॉजिट है, अच्छा ऑनलाइन से भी ट्रांसफर करेंगे, हाई अमाउंट होगा, लार्ज अमाउंट होगा, तो वो भी रिपोर्ट कर दिया जाता है। अच्छा, ये एक फॉर्म जो है वो 16 है। अच्छा, यहां पर हम देखते हैं कि ग्रेच्युटी मिली हुई है 20 लाख रुपए की। ये एग्जेम्प्ट होती है ग्रेच्युटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, पूरी तरीके से फुल्ली एग्जेम्प्ट है 20 लाख तक। पेंशन मिला है, कम्यूटेड लमशन पेंशन मिला है 19,81,000 का, ये भी आपका पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का। अच्छा, लीव सैलरी मिली है, कैश लीव मिली है, ये भी 13 लाख का आपका एग्जेम्प्ट है।
तीनों चीजें एग्जेम्प्ट है। हमने आपको एक प्रोविजन बताया था सेक्शन 139 के अंदर। ये क्या कहता है कि अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो अगर 4 लाख के अंदर है तो उस केस में आपको आईटीआर नहीं फाइल करना है, लेकिन अगर वो 4 लाख से क्रॉस होती है तब आपको आईटीआर फाइल करना है। ऐसा इसमें हमने एक और चीज बताई थी, ये टैक्सेबल इनकम में आपकी एग्जेम्प्ट इनकम नहीं आती है, ये भी ध्यान रखिएगा। यानी कि जो ग्रेच्युटी, पेंशन, सैलरी एनकैशमेंट मिला है, भले ही ये लगभग 20, 40 और 53 लाख रुपए आपको मिले हैं, 53 से 54, 55 लाख रुपए मिले हैं। अगर ये 55 लाख रुपए आप आईटीआर ना भी भरे क्योंकि ये एग्जेम्प्ट इनकम है, टैक्सेबल इनकम नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है आईटीआर फाइल करना। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, हालांकि इस केस में आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी क्यों होगा, क्योंकि यहां पर इन्हें नॉर्मल इनकम जो है वो मिली है, एक्स्ट्रा जो पेंशन मिली है वो 6 लाख के अराउंड मिली है, तो क्योंकि 4 लाख से क्रॉस हो गई है तो वहां तो आईटीआर भरना पड़ेगा। लेकिन यहां पर भले ही आपकी एग्जेम्प्ट इनकम है, हमने आपको प्रोविजन बताया भी था, पर कई बार आपको प्रैक्टिकली देखना होता है। अच्छा, इस केस में सैलरी के अंदर यहां पर एम्प्लॉयर ने 60,64,000 रुपए इंक्लूडिंग ये एग्जेम्प्ट इनकम रिपोर्ट करी है, और ये 60,64,000 आपके एआईएस में भी दिख रहा है। हालांकि टैक्सेबल इतना नहीं है। अच्छा, 53 लाख रुपए थे माइनस बाकी का ये जो 6,99,000 रुपया है, यही आपका टैक्सेबल है। अच्छा, 12 लाख के अंदर है तो इस पर भी पूरा टैक्स फ्री है। 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन होने के बाद 6,24,000 रुपए टैक्सेबल इनकम है, 4 लाख से ज्यादा है। यहां पर तो इन्हें दिखानी होगी क्योंकि 4 लाख से क्रॉस कर गई है। अच्छा, ये भी दिखाएंगे, साथ में एग्जेम्प्ट इनकम भी दिखा देंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूं अगर 4 लाख से कम है उस केस में क्या होगा, क्या आपको दिखानी चाहिए, नहीं दिखानी चाहिए। हालांकि टैक्स जो है वो सिर्फ ये 6,24,000 पर ही बनकर आया है, 60 लाख पर पूरे पे नहीं बना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, नियम कहता है प्रैक्टिकलिटी, अगर प्रैक्टिकल की अगर मैं बात करूं, सेक्शन कुछ भी कहे, लॉ कुछ भी कहे, प्रैक्टिकल की अगर मैं बात करूं तो ये 60,64,000 रुपए आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट होंगे, और अगर आप आईटीआर नहीं भरोगे तो उस केस में मिसमैच होगा। इतनी इनकम अगर आ रही है और आईटीआर नहीं भर रहे हैं तो उस केस में आपको दिक्कत आ सकती है। तो इस केस में भले आपकी 4 लाख से इनकम अंदर हो, आप आईटीआर जरूर भरें, डिक्लेरेशन जरूर दें, 500,000 रुपए का जो खर्चा होगा वो जरूर करें। ऐसा ना सोचें कि मेरी इनकम एग्जेम्प्ट है, मुझे टैक्स देना नहीं है, क्यों जबरदस्ती मुझसे आईटीआर भरवा रहे हैं। आईटीआर जरूर भरवाएं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिसमैच होने पर नोटिस आपको भेज सकता है। तो नोटिस से बचना है, हेडेक नहीं लेना चाहते हैं तो इस केस में आईटीआर जरूर भरें, क्योंकि ये सारी चीजें रिपोर्ट हो रही है। अगर रिपोर्ट नहीं होती तो हम कहते हैं कि आईटीआर ना भरें। अच्छा, उसमें भी आप वॉलंटरली भरना चाहें तो भर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं थी, लेकिन यहां पर तो आपको जरूर भरना चाहिए, क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग जो है वो एआईएस में हो रही है। कई बार हमें सेक्शन से ऊपर सोचना होता है, प्रैक्टिकल देखना होता है कि चीजें किस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखेगा। यहां पर आप सेक्शन के बारे में फिर सेक्शन को लेकर नहीं चल सकते, नियमों को लेकर नहीं चल सकते, यह ध्यान रखेगा। अगर आपका इंटरेस्ट इनकम पर टीडीएस कटा है तो भी आपको आईटीआर भरना है। अच्छा, टीडीएस चाहे 1 रुपए का हो, 1 लाख का हो, आईटीआर जरूर भरे रिफंड लेने के लिए। इंटरेस्ट इनकम के लिए टीडीएस की लिमिट है 1 लाख से ऊपर पर फाइनेंशियल ईयर, पर बैंक, पर पोस्ट ऑफिस की है। 10% टीडीएस कटता है, पैन नहीं है तो 20% कटेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 20 लाख की एफडी करवाई थी 7% के रेट में 5 साल के लिए, तो एफडी इंटरेस्ट हुआ 1,40,000 रुपया, टीडीएस इस पे डिडक्ट होगा पूरे पे 14,000 रुपया। तो यहां पर भले ही अपना 50,000 से कम है, सेकंड पॉइंट मैंने बताया था 50,000 से ज्यादा होगा तो आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। यहां पर आपका 50,000 से कम है, सिर्फ 14,000 टीडीएस है, फिर भी आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी टीडीएस रिफंड क्लेम करने के लिए। ध्यान रखिएगा, आपकी टोटल इनकम भले 4 लाख से कम भी क्यों ना है, आईटीआर जरूर फाइल करें। अच्छा, इस 14,000 को अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म 15H 121 जमा कर सकते हैं बैंक या पोस्ट ऑफिस में अप्रैल के महीने में, या जिस दिन आपने एफडी करी है उसके नेक्स्ट डे कभी भी जाकर आप जल्दी से जल्दी ये फॉर्म जमा कर ले। अगर आप इंटरेस्ट इनकम दिखाते हैं, आईटीआर भरते हैं, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में दिखाना है। साथ में ये इंटरेस्ट इनकम आप मैच कर ले 26AS और AIS से जरूर मैच करें।
अच्छा, अगर आप ओल्ड रेजिम ऑप्ट करते हैं तो 80TT-B के अंदर आप 50,000 का डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। अगला आ जाता है लास्ट, ये पॉइंट रहेगा हमारा जिसमें मैं आपको जो 2 नियम थे जिसमें आपको आईटीआर बनने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। यहां पर 2 नियम है जहां पर आपको आईटीआर बिल्कुल भी नहीं बनना है। ध्यान रखिएगा, इन 2 नियमों में खास चीज यह है, अगर आप 60 साल या उससे ज्यादा है, पेंशन और इंटरेस्ट इनकम है अप टू 4,75,000 तक अगर आपकी इनकम है तो आईटीआर नहीं बनना है। अच्छा, इसमें पेंशन और इंटरेस्ट इनकम के अलावा अगर रेंट इनकम है या कैपिटल गेन की इनकम है, बिजनेस इनकम है, वो भी आ जाती है। तो टोटल इनकम आपकी 4,75,000 है। अच्छा, 75,000 तब मिलेगा जब आपकी पेंशन इनकम आती है, पेंशन नहीं है तो 4 लाख की लिमिट है। अगर इससे कम इनकम है और आपने कोई भी मैंडेटरी ट्रांजैक्शन नहीं किए, जो मैंने ऑलरेडी पहले आपको बताए हैं, कोई भी आपने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन नहीं किए हैं, सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं किए हैं, तो इस केस में ध्यान रखिएगा 4 लाख की लिमिट दी गई है, 12 लाख की लिमिट नहीं है। जो लोगों को गलतफहमी है 12 लाख की लिमिट दी गई है, वो गलतफहमी यहां पर आपकी खत्म हो जाती है। 4 लाख तक आपकी इनकम होगी तो कोई आईटीआर आपको नहीं भरना है। अच्छा, दूसरा एग्जम्पशन दिया गया है सिर्फ यहां पर 75 साल या उससे ज्यादा वालों के लिए। ये ध्यान रखिएगा, 75 साल या उससे ज्यादा वाले अगर आप हैं तो ना आपको कोई आईटीआर भरना है, ना ही कोई आपको टैक्स देना है। लेकिन ये किन लोगों के लिए? जिसकी एज 75 साल या उससे ज्यादा है। अगर आप रेसिडेंट है, पेंशनर है, 75 साल या उससे ज्यादा, आपकी सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट इनकम है, और इंटरेस्ट इनकम भी एक सेम बैंक में आ रही है, अलग अलग बैंक में नहीं आ रही है। आपकी कोई अदर इनकम नहीं है, कैपिटल गेन, बिजनेस और रेंट की इनकम नहीं है, तो आपको एक डिक्लेरेशन बैंक को देना होता है। पोस्ट ऑफिस को ना दीजिएगा, पोस्ट ऑफिस में कोई भी ब्याज की इनकम नहीं आनी चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस केस में आप ये फॉर्म जमा कर सकते हैं 12 BBA जो 125 हो गया है। अगर ये फॉर्म जमा करते हैं तो बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा, सरकार को जमा करेगा। अगर ये प्रोसीजर हो गया तो आपको आईटीआर फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पर आपको एग्जम्पशन मिलता है, लेकिन क्योंकि पीरियड जा चुका है तो ये एग्जम्पशन भी अब आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, इस साल के लिए आप एग्जम्पशन कर सकते हैं अगर आप फॉर्म जमा करते हैं, तो अगले साल जब आप इस साल का रिटर्न भरेंगे तो क्लेम कर पाएंगे, लेकिन पिछले साल का एग्जम्पशन नहीं ले पाएंगे। तो सिर्फ ये 2 एग्जम्पशन जो है वो 60 या उससे ज्यादा वालों को मिलता है, इसके अलावा कुछ भी एग्जम्पशन आपको नहीं मिलता। कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जो हाई वैल्यू का हुआ, लार्ज अमाउंट हुआ, कैश में अगर हो गया, वहां पर आप आईटीआर जरूर भरें। किसी के भी बातों में ना आकर अपनी आईटीआर जरूर फाइल करवाएं। टीडीएस क्लेम करना है तो भी आईटीआर जरूर फाइल करवाएं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप ये सोचते हैं मैं सीनियर सिटीजन हूं, मेरी उम्र हो चुकी है, मैं रिटायर्ड हो चुका है, मुझे आईटीआर बनने की जरूरत नहीं है, तो आज का ये जो वीडियो था वो आपका भ्रम तोड़ देगा पूरी तरीके से। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।